Good morning student. Today we are going to start our new section 2 जो कि आपकी बेसिक ग्रामर ट्रांसलेशन की बुक में है। इस बुक में हम ट्रांसलेशन के बारे में जानेंगे कि ट्रांसलेशन करते समय हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ट्रांसलेशन क्या होता है और ये कैसे किया जाता है। तो इस सेक्शन का हम 17 चैप्टर जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेक्शन 2 का, उसी के बारे में हम जानेंगे। टॉपिक है आपका हाउ टू ट्रांसलेट, अनुवाद कैसे करें। अनुवाद कैसे करें जानने से पहले हम जानते हैं कि अनुवाद क्या होता है, यानी इसकी डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। यदि आपको हिंदी में पूछा जाता है ट्रांसलेशन का अर्थ बताइए तो आप बोल देते हैं अनुवाद। इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं टू चेंज समथिंग रिटन और स्पोकन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। मतलब एक भाषा का दूसरी भाषा से लिखित या मौखिक बदलाव जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसलेट कहलाता है। लेकिन बच्चों हमेशा याद रखना, ट्रांसलेशन करते समय जिस भाषा में अनुवाद किया जा रहा है उसी भाषा के ग्रामर के नियमों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक भाषा के अपने अलग अलग नियम होते हैं। इन नियमों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इन नियमों को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पॉइंट टू रिमेंबर मतलब याद रखने जो योग्य बातें हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको याद रखने हैं कि हर वाक्य शब्दों के समूह से बनता है। जैसे कि आपको सेक्शन 1 में पढ़ाया गया था व्हाट इज द सेंटेंस, तो आपने बताया था कि सेंटेंस इज द वर्ड ऑफ ग्रुप, इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स की शब्दों का समूह है। आपने जो देखा शब्द क्या है, वर्ड होते हैं जो कि लेटर से बनते हैं। जब लेटर से वर्ड बन जाते हैं तो वर्डों को एक सीक्वेंस में रखा जाता है और ये एक समूह बनाते हैं और इन्हीं समूह को हम वाक्य कहते हैं, जो कि एक कंप्लीट सेंस आपको देते हैं, आपकी बात को समझाते हैं। वाक्य में इन्हीं शब्दों का जो क्रम होता है वो भिन्न भिन्न भाषा में भिन्न भिन्न होता है। उन्हीं क्रम को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं या स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो उनको हम जब सही क्रम में ध्यान से रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है ट्रांसलेशन करते समय। यहाँ पे आपको एक हिंदी वाक्य दिया हुआ है, सार्थक सुबह स्कूल जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए सार्थक यानी सब्जेक्ट, आपका कर्ता जो है मतलब काम जो कर रहा है वो है सार्थक। कौन स्कूल जा रहा है, सार्थक जा रहा है। तो वो क्या क्रिया कर रहा है, जा रहा है। मतलब क्रिया करना मतलब किसी काम का करना क्या होता है, क्रिया होता है, यानी वर्ब होता है। क्या किया जा रहा है, स्कूल जा रहा है। ठीक है, कहाँ जा रहा है, स्कूल। तो ये सब जो वर्ड आपके मन में आते हैं, कौन, क्या, कहाँ, तो ये सब क्या होते हैं आपके। जैसे आपने पूछा कौन, तो ये आपका सब्जेक्ट होता है। क्या कर रहा है, तो वो आपकी क्रिया होती है। कहाँ या जो मतलब क्रिया से रिलेटेड होता है वो आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इन्हीं रूल्स का आपको क्या रखना है, ट्रांसलेशन में ध्यान रखना है, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे सार्थक सब्जेक्ट पहले आया, फिर आपकी वर्ब आई और फिर ऑब्जेक्ट आया। रेस्ट पार्ट, रिमेनिंग पार्ट जो रह गया वो आपका एट द लास्ट में आया। तो सबसे पहले आपको ट्रांसलेट करते समय यही ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब का सीक्वेंस क्या है और ये सीक्वेंस डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट होता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जैसे कि सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं, वर्ब को क्रिया बोलते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमारा कर्म होता है। तो सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। द सब्जेक्ट इज द पर्सन, सब्जेक्ट वह व्यक्ति और ए थिंग एक वस्तु है, विच परफॉर्म्स सम एक्शन जो कुछ कर्म करता है, मतलब कुछ कार्य करता है। कर्म मतलब कार्य करता है। और इज एसोसिएटेड वो संबंधित होता है विद द एक्शन, कर्म से या कार्य से संबंधित होता है, मतलब जिसके द्वारा काम किया जा रहा है वो क्या है, आपका सब्जेक्ट है। वर्ड, ए वर्ब इज द वर्ड, क्रिया वह शब्द है, दैट टेल्स अस जो हमें बताती है, व्हाट ए पर्सन, एनिमल और थिंग इज डूइंग कि एक व्यक्ति, वस्तु और जानवर क्या कर रहा है। मतलब एक्शन वर्ड जो भी होते हैं वो आपके वर्ब हैं। जो भी काम किया जा रहा है वो काम जो होता है वो वर्ब होता है, जो भी डन किया जा रहा है। अब आती है बात ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट इज ए पर्सन और थिंग, ऑब्जेक्ट वह व्यक्ति अथवा वस्तु है, दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन जो कर्म से प्रभावित होता है ऑफ ए वर्ब, वर्ब की जो क्रिया का कर्म होता है, जो उसके द्वारा काम किया जा रहा है उससे प्रभावित होता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। चिराग रोट ए लेटर। ठीक है, चिराग एक पत्र लिखता है। तो इसमें कौन पत्र लिख रहा है, चिराग। आपके मन में आया कौन, कौन काम कर रहा है, तो आपने देखा यहाँ पर क्या आया, चिराग। तो चिराग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्या किया जा रहा है, मतलब काम
किया तो जा रहा है, लेकिन क्या किया जा रहा है, लिखा जा रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, कार्य जो किया जाता है वो क्या होती है, वर्ब होती है, रोट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो रोट हो रहा है, मतलब जो क्रिया हो रही है वो क्या हो रही है, लिख तो रहा है लेकिन क्या लिख रहा है, लेटर। तो ये आपका क्या होगा, वर्ब। यदि आप ऑब्जेक्ट, यदि आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो ये इतना टफ नहीं होता है। आपको बस ध्यान में रखना है, जब हम कौन से क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो जो जवाब निकल कर आता है वो सब्जेक्ट होता है आपका, तो जो क्रिया होती है, जो काम होता है वो आपका वर्ब होता है, और जो क्रिया से रिलेटेड वर्ड है वो आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे लेटर है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हम सीक्वेंस ऑफ वर्ड, जैसे कि मैं बता रही हूँ, स्ट्रक्चर जो होता है, सीक्वेंस जो होता है वो उसका आपको ध्यान में रखना है ट्रांसलेट करते समय। तो ये डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट होता है। अंग्रेजी शब्द में कर्म हिंदी के शब्द कर्म से पूर्णतः भिन्न होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंग्लिश का जो बेस होता है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, मतलब उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जो हिंदी का स्ट्रक्चर होता है उसमें पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब ना आकर पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, देन वर्ब आती है। तो इन्हीं नियमों का आपको ध्यान में रखना है जिन्हें की हम बात कर रहे थे। अब आपको सेक्शन 1 में समझाया गया था अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इन्हीं सेंटेंस में ये जो कर्म होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट होगा। अब आप पूछेंगे ये मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा। जितना भी आप इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, जितना भी आप यूज़ करके आ रहे हैं वो सब आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, और मेन वर्ब होती है आपकी प्ले, रीड, राइट, ठीक है, स्पीक, ये सब आपकी होती है मेन। ऑब्जेक्ट वो होती हैं जिससे ये जिस पर वर्ब का प्रभाव पड़ता है। तो और बाकी रिमेनिंग जो पार्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट के बाद में आता है। नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं नकारात्मक वाक्य जिन्हें हम नकार देते हैं, जैसे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, फिर मेन वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे राम हमारा सब्जेक्ट हो गया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब इज आ गया, देन मेन वर्ब हमने लिख दी प्लेइंग, और फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया फुटबॉल। अब रेस्ट पार्ट की यदि बात करें तो हम यहाँ पे रेस्ट पार्ट लिख सकते थे इन द पार्क, और राम इज प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। मतलब यदि सेंटेंस लेंथी है तो आप जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा उसको बाद में ऐड करेंगे। ये स्ट्रक्चर होता है, यदि आप स्ट्रक्चर माइंड में रखेंगे तो आपको कन्वर्ट करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ट्रांसलेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी। कुछ बच्चे कहते हैं इनको ये नहीं पता होता इस कहाँ लिखें या सेंटेंस कौन सा लिखें, तो ये बेटा स्ट्रक्चर माइंड में रखना होता है, तो आपको ध्यान में रहेगा। और आपको नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनकी डेफिनेशन आपको मन में बिठा लेनी है, तभी आप अपने सेंटेंस को या अपनी जिस भी भाषा में आप अनुवाद करते हैं उसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट का मैंने लिखा हुआ है, आप इसको जरूर रिवाइज कीजिएगा। एक आपको मैं समझा रही हूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें आपका इंटेरोगेटिव वर्ड है, जैसे इंटेरोगेटिव वर्ड, वैन, कुछ भी इंटेरोगेटिव वर्ड है, यदि है तो हम उसे ऐड करते हैं, नहीं है तो हम है तो हम ऐड करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। जैसे इज राम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब आया, इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं था तो हमने इंटेरोगेटिव वर्ड ऐड नहीं किया, हेल्पिंग वर्ब किया, राम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लिया, फिर सब्जेक्ट राम ले लिया, नोट लगा दिया, वर्ब लगा दी हमने प्लेइंग, और फिर लगा दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है, और फिर बाद में हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया हमारा, जैसे इसमें बोल रहा वर्ब यूज़ करनी है, हमने वर्ब यूज़ कर दी ओपन, और फिर उसके बाद उसने बोला है कि जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो यूज़ करनी है ओपन, फिर सब्जेक्ट लगा देना है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, द, दो। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस को तरीके से लिखा जाता है, या तो आप ऐसे लिख दीजिए वर्ब से स्टार्ट करके ऑब्जेक्ट, और नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं डोंट प्लस जो नेगेटिव वाले इम्पेरेटिव होते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, डू नॉट, फिर प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। आप प्लीज से भी लिख सकते हैं, प्लीज ओपन द डोर। तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता, बस आपको स्ट्रक्चर माइंड में रखना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे कि विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं, उसमें एक इंटरजेक्शन वर्ड होता है, जैसे व्हाट, ठीक है, वाओ, हुर्रे, अलास, उसमें भी हो सकते हैं।
तो उसके बाद आपको नॉर्मल सेंटेंस बनाना है। जैसे मैंने बहुत ईजी लिया, व्हाट आर सी, क्या नज़ारा है। तो ये क्या है, एक्सपेरिमेंट्री सेंटेंस होते हैं। यहाँ पे व्हाट का मतलब क्या नहीं है, ठीक है। तो मतलब वो क्वेश्चन वाला क्या नहीं है यहाँ पर, बस हम किसी को देख के हमारे मन के मतलब एकदम से मन में भाव आता है, व्हाट आर सी, जैसे बहुत सुंदर है कुछ, ठीक है। तो हम बोलते हैं व्हाट आर सी, क्या नज़ारा है। तो उसको हम ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में और एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देते हैं। ये है ऑपेटिटिव सेंटेंस, इच्छावाचक वर्ड। इच्छा जो हमारे मन में किसी के लिए अच्छी बात आती है, बुरी बात आती है, हम उसे आशीर्वाद दे देते हैं, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबा जियो। इस तरह के जो होते हैं मे से स्टार्ट होते हैं, वो इच्छावाचक होते हैं। अभिशाप वाले, शाप वाले, वो सब ऑपेटिटिव सेंटेंस होते हैं। यहाँ पे मे, फिर सब्जेक्ट लगा देते हैं। सब्जेक्ट जैसे कि यू है, कौन जिएगा, मतलब कौन, किसकी लंबी आयु, यू की मतलब आपकी। तो वर्ब आ गई लीव, और फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रहता है वो, फिर एक्सक्लेमेटरी साइन। होप सो आपको समझ में आया होगा। बस इस चैप्टर में आपको ट्रांसलेट करना सीखना है और इस स्ट्रक्चर को माइंड में करना है, और आपको ये ध्यान रखना है कैसे, और इसको लर्न कर लेना है। तो मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, आपको आपकी बुक में पीछे दिए हुए हैं, वो वर्क आपको करना है। इसमें से मैंने 2 सेंटेंस आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे कर दिए हैं, हिंदी टू इंग्लिश। यहाँ पे आपको दिया स्वाति एक सुंदर लड़की है। तो आपको पहले इसमें जान लेना है कि स्वाति का सब्जेक्ट क्या है, मतलब सुंदर कौन है, स्वाति है, तो उसको पहले लिखेंगे सब्जेक्ट को। फिर उसके बाद आपको याद में रखना है, हम उसके बाद क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर मेन वर्ब यदि है तो। अब देखो इसमें मेन वर्ब कुछ भी नहीं दिया, हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्या है, तो इज लगा देंगे। फिर उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट क्या बचा, एक सुंदर लड़की, तो यहाँ पे लिख दिया आ ब्यूटीफुल गर्ल। फिर आम मीठा नहीं है, तो आम मीठा नहीं है, तो सब्जेक्ट कौन मीठा नहीं है, आम, तो आम ने क्या मीठा नहीं है, कौन से भी पता लगा सकते हो, क्या से भी क्या मीठा नहीं है, आम। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, द मैंगो। फिर उसके बाद इस आ गया, इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस इसलिए नोट लगाया, और जो रेस्ट पार्ट रह गया मीठा, तो उसको स्वीट लिख दिया। तो आपको स्ट्रक्चर को माइंड में माना आपको आते हैं, लेकिन आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक एक चीज़ को अरेंज करेंगे और आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर द टुडे क्लास।